बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया और चाइना की फ़ौज के दरमियान सरहद पर झड़प की वजह से पार्लियामेंट हिल कर रह गई है। हुकूमत ने कहा है कि उसने दरअंदाजी और LAC यानी इंडिया चाइना सरहद को तब्दील करने की कोशिश नाकाम बनाई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया चाइना झड़प पर पार्लियामेंट हिल गई। अपोजिशन ने किया बहस का मुतालबा, हुकूमत का इनकार। एक इंच जमीन पर भी कब्जा करने नहीं दिया। LAC को बदलने की कोशिश नाकाम बनाई। पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर का बयान। दोनों फौजों ने कहा सरहद पर सब ठीक है। सूरत हाल पर इंडियन एयरफोर्स की नजर। G7 ने यूक्रेन की मदद का वादा दोहराया। पेरिस में डोनर्स कॉन्फ्रेंस। पुतिन जल्द जी से मिलेंगे। इस्राएली फौज के हाथों 16 साला बच्ची हलाक। फलस्तीनियों ने बच्चों के खिलाफ जराइम पर UN ओहदेदार को रिपोर्ट पेश की। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बानी बहामास में गिरफ्तार। माली जराइम का इल्जाम। हाल ही में दिवालिया होने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो केस की सुनवाई से माजरत कर दी। नई बेंच बनाई जाएगी। अरब और अफ्रीका की उम्मीदों का मरकज मोरक्को सेमीफाइनल में कल फ्रांस से लोहा लेगा। MBS ने कहा गुड लक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना सरहदी झड़प से मुताल्लिक खबर की। हुकूमत ने कहा कि मुल्क ने चाइना को अपनी ज़मीन की 1 इंच पर भी कब्जा करने नहीं दिया और फौजें मुल्क की इलाकाई सालमियत की हिफाजत की पाबंद हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक ऐसे वक्त ये यकीन दिलाया जब एक दिन पहले खबर आई थी कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चाइना के सिपाहियों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ बाज़ फौजी जख्मी हुए। इस मसले पर पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया झड़प के दौरान किसी की मौत नहीं हुई और ना ही कोई सिपाही बुरी तरह जख्मी हुआ। राजनाथ ने कहा कि चाइनीज सिपाहियों ने तवांग सेक्टर में LAC को पार करने की कोशिश की और स्टेटस को बदलना चाहा, लेकिन इंडिया के सिपाहियों ने मजबूती और बहादुरी से उन्हें रोका, जिसके नतीजे में झड़प हुई। और उन्होंने कहा कि इस झड़प में दोनों तरफ बास फौजी जख्मी हुए। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंडियन आर्मी के कमांडर्स की बर वक्त मुदाखलत से चाइना के सिपाही अपने अपने मकामात पर वापस चले गए। इसके बाद इतवार 11 दिसंबर को एक फ्लैग मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि चाइना से कहा गया कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करे और सरहद पर अमन और हम आहंगी बरकरार रखे। वज़ीर ने बताया कि सफारती चैनल्स के ज़रिए यह मसला चाइना से उठाया गया। राजनाथ ने यकीन दिलाया कि इंडियन आर्मी मुल्क की हिफाजत की पाबंदी और सरहद को बदलने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएगी। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की
न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अपोजिशन कांग्रेस और बाज़ दूसरी पार्टियों ने वज़ीर दिफा के बयान पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया और वॉकआउट किया। राज्यसभा में वज़ीर दिफा ने ऐसा ही बयान दिया। अपोजिशन अरकान ने कुछ सफाई मांगी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने इसकी इजाज़त नहीं दी और कहा कि ये एक हसास मामला है और ऐसे मामलात पर वज़ीर के बयान के बाद ऐवान में सफाई देने की कोई मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन अरकान इससे मुतमईन नहीं हुए और अपना मुतालबा बरकरार रखा। बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट जमातों के अरकान ने वॉकआउट किया। अपोजिशन ने जोरों शोर से इंडिया चाइना झड़प का मसला उठाया। इंडिया और चाइना की झड़प के मसले पर पार्लियामेंट हिल कर रह गई। कई अरकान पार्लियामेंट ने, खासतौर पर अपोजिशन अरकान ने इस मसले पर बहस का मुतालबा किया। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को हाशिए पर लाने की कोशिश की। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने कायदा 267 और 176 के तहत नोटिसें दी। इन अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि 0R सस्पेंड कर दिया जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इंडिया ने चाइना के साथ हालिया झड़प के दौरान 1 इंच भी ज़मीन नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में कोई 1 इंच भी नहीं छीन सकता। उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया चाइना झड़प पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश की। ओवैसी ने कहा कि चाइना हमें पेट्रोलिंग की इजाज़त नहीं दे रहा है, वहाँ झड़पें हुई हैं लेकिन मोदी हुकूमत खामोश है। झड़पें 9 दिसंबर को हुई लेकिन हमें पीर को मालूम हुआ, हालांकि पार्लियामेंट सेशन जारी है। ये मोदी की कमज़ोर लीडरशिप का सबूत है। वो चाइना का नाम लेने से भी डरते हैं। ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए। 9 तारीख को ये क्लैश होता है। आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। पीएम मोदी के ही जमाने में डोकलाम हुआ,
पीएम मोदी ने ही कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है, तो फिर आपने इतने 15 राउंड जो बातचीत हुई क्या हुआ बताइए? डेमचौक डेप्साम में चीन नहीं बैठा है और यहां आकर हमला करता है। देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। चाइना ने कहा कि इंडिया के साथ सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने बीजिंग में कहा कि दोनों मुल्कों ने सफारती और फौजी चैनल्स के जरिए सरहद से मुतल्लिक़ मामलात पर बातचीत की है। तर्जुमान ने 9 दिसंबर की झड़प के बारे में तफसीलात देने से इनकार कर दिया। इस दौरान फौज के एडजुटेंट जनरल सी बोपन्ना ने कहा कि सरहद पर सब कुछ ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने कहा कि अगर कोई सरहद की खिलाफ वर्जी की कोशिश करता है तो फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश का जिस इलाका झड़प से मुतासिर है वो उनके असम्बली हल्के में आता है। उन्होंने कहा कि वो हर साल इलाके के गांव वालों और जवानों से मुलाकात करते हैं। ये 1962 नहीं है। अगर कोई खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा तो हमारे बहादुर जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात 2020 में गलवान वादी में शदीद झड़प के बाद अपनी पस्ती पर चले गए हैं। 2020 की उस झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए थे। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में स्ट्रैटेजी तय करने के लिए कल यानी 4 शंबे को तमाम अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। बात करते हैं यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ दिन बाद चाइना के लीडर जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इसी महीने यानी दिसंबर में होगी और आपसी ताल्लुकात के अलावा आलमी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने ये बात बताई। मीटिंग के एजेंडे और तारीख के बारे में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। जब से फरवरी में यूक्रेन जंग शुरू हुई है, रशिया और चाइना एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हैं। इस दौरान बेलारूस ने अपनी फ़ौजों को चौकस कर दिया है। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हुक्म पर फ़ौजें अलर्ट मूड में हैं। बेलारूस रशिया का इत्तेहादी और मगरबी मुल्कों को डर है कि रशिया बेलारूस की ज़मीन से यूक्रेन पर हमले करेगा। यूक्रेन के अलग अलग मकामात पर रशिया की बमबारी जारी है। एक रशियन ओहदेदार ने बताया कि आधे से ज़्यादा डोनेस्क इलाके पर रशिया का कंट्रोल है। इस दौरान खैरसोन में ताज़ा शलबारी में 3 लोग मारे गए और 15 जख्मी हुए। इस दौरान निप्रो शहर में शलबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि रशिया ने ताज़ा हमलों में एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया। यूक्रेन जंग के 293 दिन पूरे हो गए हैं। G7 मुल्कों के लीडर्स ने यूक्रेन की अटूट तायद के वादे को दोहराया और कहा कि उसकी फौजी मदद में इजाफा किया जाएगा। G7 मुल्कों ने यूक्रेन की सूरत हाल का जायजा लिया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब किया और अमन कायम करने के लिए बाज़ तजवीज़ें पेश की। ज़ेलेंस्की ने G7 मुल्कों से खिताब में कहा कि यूक्रेन को मज़ीद फौजी मदद पहुँचाई जाए, एनर्जी सेक्टर के इस्तेहकाम और मईशत की बहाली के कदम उठाए जाएँ और बहरान हल करने के लिए सफारतकारी की कोशिशें तेज़ की जाएँ। G7 मुल्कों ने वादा किया कि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस की ज़रूरतों का हंगामी बुनियादों पर पूरा करेंगे। G7 के एक बयान में कहा गया कि हम रशिया की मुसलसल गैर इंसानी और ज़ालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं, जिसमें हसास इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ासतौर पर पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि G7 लीडर्स का ख्याल है कि रशिया को यकीनन हसास इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भरपाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम सदर पुतिन को जवाबदेह बनाएंगे। G7 ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर मुसलसल कब्जे के लिए भी रशिया की मजम्मत की। पेरिस में यूक्रेन की मदद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई मुल्कों ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद का वादा किया। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हुई जब रशिया के हमलों की वजह से यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ताराज हो चुका है और कड़ाके की सर्दी में लोग बिजली के बगैर रहने पर मजबूर हैं। यूक्रेन के कई शहरों में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे गिर गया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसका मकसद यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करना है। यूक्रेनी वज़ीर आज़म ने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। 47 मुल्कों और 23 आलमी इदारों के नुमाइंदे मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस की 50 कंपनियों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। डेलीगेट्स ने पानी, खाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। तो ईरान ने मुल्क की औरतों के बारे में एक बयान के लिए अमेरिका और 8 दूसरे मुल्कों पर तनकीद की है।
ईरान की काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक़ के ताल्लुक़ से ख़ासतौर पर औरतों और लड़कियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से मगरबी मुल्कों का सियासी और मफाद परस्ताना अप्रोच है, जिसका मकसद आज़ाद मुल्कों पर दबाव डालना है, लेकिन इस तरह के हरबे नाकाम होंगे। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आइसलैंड, कोरिया, स्वीडन और बरतानिया ने यह बयान जारी किया। ईरानी काउंसिल ने कहा कि यह अजीब बात है कि अमरीका के खारजा सेक्रेटरी और बाज़ दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ईरान पर अपने बयान में औरतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है और अपने आप को औरतों के हुकूक़ का चैम्पियन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क औरतों और लड़कियों को निशाना बनाने और उनके हुकूक़ की धज्जियाँ उड़ाने में पीछे नहीं हटते। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और रिसर्च से ज़ाहिर होता है कि मगरबी मुल्कों ख़ासतौर पर अमरीका में दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा औरतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है और ख़ुद मगरबी इदारों ने इस तरह की रिसर्च की है। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शती ने यूनाइटेड नेशंस की एक अहदेदार से कहा है कि वो इसराइल को बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम के हवाले से सेक्रेटरी जनरल की सालाना रिपोर्ट में शामिल करे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब एक दिन पहले ही इसराइली फ़ौज को मगरबी किनारे के जेनिन शहर में एक 16 साला बच्ची को गोली मार कर हलाक करने पर मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदा से मुलाकात करते हुए मोहम्मद शती ने इस हलाकत की मजम्मत की और कहा कि ये इसराइल का एक और ताज़ा जुर्म है जो उसने फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ किया है। यूनाइटेड नेशंस की इस नुमाइंदा ने जो बच्चों और जंगों में बच्चों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ शोबे की अहदेदार हैं, फ़लस्तीनी इलाक़ों का दौरा किया, जिसके दौरान फ़लस्तीनी ख़ानदानों से वो मिली और इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों के माँ बाप से और उनके रिश्तेदारों से तफसीलात हासिल की। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल-मालिकी ने UN अहदेदार को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ इसराइली जराइम का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया। फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ इसराइली जराइम के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि इस साल अब तक 52 से ज़्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। इनमें से बाज़ बच्चे यहूदी इंतहा पसंदों की गोली से जाँ बहक हुए और बाज़ बच्चों की मौत इस वजह से हुई क्योंकि इसराइली अहदेदारों ने वक्त पर उनका इलाज होने नहीं दिया। 2022 अब तक इसराइली फ़ौज के हाथों 210 फ़लस्तीनी जानों को ज़ाया होते हुए देख चुका है और ये साल हलाकतों के एतबार से तकरीबन 15 सालों का सबसे ख़तरनाक साल साबित हुआ है। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने तंजीम की 35वीं सालगिरह के मौके पर 7 तरजीहात पेश की और कहा कि उनमें सबसे अहम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और कैदियों की रिहाई है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इस्माइल हानिया की तकरीर के हवाले से कहा कि हमारी जद्दोजहद का अगला मरहला आज़ादी है। इस दौरान इसराइल ने 2 अहम फ़लस्तीनियों के आलमी सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। अब वो कम से कम 6 महीनों तक बाहर नहीं जा सकते। जापान के एक आला अहदेदार ने ताइवान का दौरा करते हुए जजीरे को फौजी मदद देने का वादा किया। जापान की हुक्मरान पार्टी के पॉलिसी चीफ ने ताइवान की सदर से मुलाकात की और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान किया। जापान और ताइवान के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन दोनों के बीच गैर सरकारी ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन दोनों को चाइना की जारहाना सरगर्मियों से अंदेशे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बानी सैम बैंकमैन को बहामास में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क के अटॉर्नी जनरल ने यह बात बताई। उन्हें अदालत में पेश किया गया। 30 साला सैम बैंकमैन फ्राइड को अमेरिका और बहामास में माली जराइम के लिए गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX ने अमेरिका में दिवालिया होने का ऐलान किया था। इसका ये मतलब है कि कई जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भारी नुकसान होगा। इंडिया और ईरान ने आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर इलाक़ाई और आपसी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिल्कीस बानो की दरख्वास्त पर सुनवाई के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट की बेंच से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया है। बिल्कीस बानो ने उसके 11 मुजरिमों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। गुजरात फसादात के दौरान बिल्कीस बानो का गैंग रेप किया गया था और उनके 7 रिश्तेदारों को हलाक किया गया था, जिनमें उनकी बेटी भी शामिल थी। इस मामले पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसे मुलतवी कर दिया गया। अब एक नई बेंच बनाई जाएगी। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी ने सुनवाई शुरू की। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उनकी साथी जज
सुनवाई करना नहीं चाहती। इस मामले को एक ऐसी बेंच से रुजू करना चाहिए जिसमें वो शामिल ना हो। बेंच ने इसकी वजह नहीं बताई। बिल्किस ने 2 अलग अलग दरख्वास्तें दाखिल की और गुजरात हुकूमत की तरफ से 15 अगस्त को मुजरिमों की जल्द रिहाई को चैलेंज किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए तकनीकी गलती की है। जिस वक्त 2002 में ये वाक़या पेश आया था, बिल्किस बानो सिर्फ 21 साल की थी और 5 महीनों की हामिला थीं। फ्रांस की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोरक्को को आसान नहीं समझ रही है। मोरक्को फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी या अरब टीम बनी है। दोनों टीमों के दरमियान 4 शंबे की रात दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। पहला सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान होने वाला है। फ्रांस के डिफेंडर राफेल वराल ने कहा कि मौजूदा चैंपियन मोरक्को के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में हद से ज़्यादा खुद एतमादी के जाल में नहीं आएगी। मोरक्को ने इस टूर्नामेंट में स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों को नॉकआउट मरहले में चौंका दिया है। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम 2 बर्रे-आज़मों की उम्मीदों का मरकज़ बनी हुई है। मोरक्को की कामयाबी पर पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट और एशिया के दूसरे मुल्कों में जश्न मनाया गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मोरक्को फुटबॉल टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने मोरक्को के शाह मोहम्मद से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि उनकी टीम के कारनामे ने हर अरब को खुश किया है। उन्होंने सेमीफाइनल में मोरक्को की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। मोरक्को के शाह ने मोहम्मद बिन सलमान के इन गर्मजोशाना जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया चाइना झड़प पर पार्लियामेंट हिल गई, अपोजिशन ने किया बहस का मुतालबा, हुकूमत का इनकार। एक इंच जमीन पर भी कब्जा करने नहीं दिया, एलएसी को बदलने की कोशिश नाकाम बनाई, पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर का बयान। दोनों फौजों ने कहा सरहद पर सब ठीक है, सूरत हाल पर इंडियन एयरफोर्स की नजर। G7 ने यूक्रेन की मदद का वादा दोहराया, पेरिस में डोनर्स कॉन्फ्रेंस, पुतिन जल्द जी से मिलेंगे। इस्राएली फौज के हाथों 16 साला बच्ची हलाक, फलस्तीनियों ने बच्चों के खिलाफ जराइम पर यूएन ओहदेदार को रिपोर्ट पेश की। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बानी बहामास में गिरफ्तार, माली जराइम का इल्जाम, हाल ही में दिवालिया होने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो केस की सुनवाई से माजरत कर दी, नई बेंच बनाई जाएगी। अरब और अफ्रीका की उम्मीदों का मरकज मोरक्को सेमीफाइनल में कल फ्रांस से लोहा लेगा, एमबीएस ने कहा गुड लक। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।